बीबीसी दुनिया में आज देखिए, अमेरिका में कैसे चुना जाता है राष्ट्रपति। नवंबर के चुनाव से पहले टैक्स को लेकर विवादों में आए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, क्या उनकी लोकप्रियता पर पड़ेगा असर? क्या है राष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया? स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। कवर स्टोरी में होगी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा, लेकिन पहले हेडलाइंस। भारत में 60,74,000 से ज्यादा हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। लगभग 50 लाख लोग ठीक भी हुए। पिछले 24 घंटे में 82,000 से ज्यादा लोग आए कोरोना की चपेट में। अब तक 95,000 से ज्यादा की मौत। आज से 10 महीने पहले आई थी चीन के वुहान से कोरोना वायरस संक्रमण की खबरें। 10 महीनों में दुनिया भर में 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग हुए कोरोना से संक्रमित। करीब 10 लाख लोगों की हुई मौत। दो देशों के बीच छिड़ी है जंग। कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे आर्मेनिया और अजरबैजान में एक विवादित इलाके नारगोनो काराबाख को लेकर कल से शुरू हुई लड़ाई। युद्ध के मैदान में उतरे हेलीकॉप्टर और टैंक। 23 लोगों की मौत की खबर। इलाके को लेकर है दशकों पुराना विवाद। दुनिया के कई देशों ने की शांति की अपील। पंजाब से लेकर तमिलनाडु तक पहुंची कृषि कानून के विरोध की आंच। विरोध में इंडिया गेट पर आग के हवाले किया गया ट्रैक्टर। तमिलनाडु में डीएम के नेता स्टालिन ने कानून को वापस लेने की मांग की। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क माने जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में अब सिर्फ 5 हफ्ते रह गए हैं। इस चुनाव पर ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की निगाह है। लेकिन कैसे चुना जाता है अमेरिका का राष्ट्रपति? कैसे कम वोट हासिल करके भी डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार राष्ट्रपति बन गए थे? और क्या ऐसा फिर हो सकता है? इन सब की पड़ताल आज की कवर स्टोरी में। तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया के बारे में तफसील से आपको बताएंगे, लेकिन पहले बता दें कि मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2016 और 2017 में सिर्फ $750 टैक्स के तौर पर अदा किए हैं। 2016 वो साल है जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव कैंपेन में बिजी थे और 2017 बतौर राष्ट्रपति उनका पहला साल था। अखबार के मुताबिक उसके पास राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी कंपनीज के पिछले 20 साल के टैक्स रिकॉर्ड्स हैं, जिनके मुताबिक पिछले 15 में से 10 साल तो ऐसे हैं जिनमें ट्रंप ने कोई टैक्स दिया ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरी रिपोर्ट को खारिज करते हुए इसे फेक न्यूज कहा है। हालांकि ये खबर तब आई जब एक दिन बाद ही अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट होने वाला है। और इस पूरे मामले पर और जानकारी के लिए चलते हैं वॉशिंगटन में मौजूद हमारे संवाददाता विनीत खरे के पास। विनीत, पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट से पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के को लेकर इस तरह की टैक्स से जुड़ी हुई बात सामने आई है। इसकी टाइमिंग के क्या मायने हैं? टाइमिंग महत्वपूर्ण है सारिका, और इलेक्शंस बहुत नजदीक हैं। और जब से ये खबर आई है इंटरनेट पर, तब से यहाँ पे सभी लोग इसी की चर्चा कर रहे हैं। ट्विटर पर बात करें तो हैशटैग ट्विटर ट्रंप मेल्टडाउन या फिर ट्रंप इवेड्स पेइंग टैक्स, इस तरह के हैशटैग्स चल रहे हैं। और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसे में एक अमीर आदमी जो कि इतना कम पैसा देता है या फिर बिल्कुल पैसा टैक्स नहीं देता है, और एक गरीब है, वो कितना ज्यादा पैसा टैक्स देता है, चाहे वो टीचर्स हो या फिर दूसरे शोबे में काम करने वाले लोग हों। तो वो एक चर्चा हो रही है। दूसरी बात ये भी सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप जब राष्ट्रपति बने थे तो क्या उनका मकसद देश की सेवा करना था या फिर जो ब्रांड ट्रंप है उससे और आगे बढ़ाया जाना था? क्योंकि ये जो रिपोर्ट है वो कहती है कि राष्ट्रपति ट्रंप जितना अपने आप को अमीर बताते हैं, शायद उतने अमीर नहीं, और अगले 4 सालों में करीब $30 करोड़ देने हैं, उन पर कर्ज है। तो कई सवाल उठ रहे हैं और जो डिबेट होने वाला है उस पर नजर आने की उम्मीद है। जी, तो विनीत के पास हम वापस लौटेंगे। वैसे पोल्स के मुताबिक इस साल की शुरुआत से ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बाइडेन से पिछड़ते नजर आ रहे हैं। हाल ही में इन पोल्स के नतीजों पर नजर डालते हैं। तमाम पोल्स के आधार पर हुए बीबीसी पोल में जो बाइडेन को पसंद करने वाले करीब 51% लोग हैं, तो वहीं ट्रंप को पसंद करने वाले 43% लोग हैं। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति चुनने का पैमाना ये कतई नहीं है।
क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव मतदाता सीधे नहीं करते हैं, बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज नाम के ग्रुप के सदस्य करते हैं और लोगों के कम वोट पाने वाला उम्मीदवार भी राष्ट्रपति बन सकता है। यह सिस्टम कैसे काम करता है, आइए वो जान लेते हैं। आपको याद होगा साल 2016 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुने गए, जबकि उन्हें उनकी प्रतिद्वंदी हिलेरी क्लिंटन से लगभग 30 लाख वोट कम मिले थे। शायद ऐसा दोबारा भी हो सकता है और ये सब निर्भर करता है उस प्रक्रिया पर जिससे राष्ट्रपति का चयन होता है। जब अमेरिकी नागरिक इस साल नवंबर के महीने में वोट डालने जाएंगे तो वो डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के लिए वोट नहीं डालेंगे, बल्कि वो इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों को चुनने के लिए वोट डालेंगे। कॉलेज शब्द का मतलब है लोगों का एक ग्रुप या फिर इलेक्टर्स, जिनका साझा काम होता है अमेरिका का राष्ट्रपति चुनना। ये सिस्टम 200 सालों से भी ज्यादा पुराना है। अमेरिका के संस्थापक एक लोकतंत्र प्रणाली का गठन करना चाहते थे, पर उन्हें ये भी चिंता थी कि सीधे वोट डालकर चयन करने की प्रणाली से शायद कोई गलत शख्स भी राष्ट्रपति बन सकता है। इससे बचने के लिए इलेक्टर्स या चयन करने वालों का गठन किया गया। हर अमेरिकी राज्य को उसकी जनसंख्या के हिसाब से कुछ संख्या में इलेक्टर्स दिए गए। मौजूदा समय में अमेरिका में 538 इलेक्टर्स हैं और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को इनका बहुमत चाहिए होता है, यानी जीतने के लिए कम से कम 270 लोगों का साथ। ज्यादातर राज्यों में जो उम्मीदवार पॉपुलर वोटों को जीतता है उसे उस राज्य के सारे इलेक्टर्स का समर्थन मिल जाता है। उदाहरण के तौर पर कैलिफोर्निया से जीतने वाले उम्मीदवारों को चाहे 99% या 51% वोट मिले, पर उसे उस राज्य के सभी 55 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट मिलेंगे। इसलिए ऐसा मुमकिन है कि राष्ट्रपति पद के दावेदार को देश भर में हुए आम चुनावों में भले ही दूसरे प्रतिद्वंदी के मुकाबले कम वोट मिले, पर इलेक्टोरल कॉलेज का बहुमत मिलने की सूरत में वो राष्ट्रपति बन जाता है। पिछले 5 चुनावों में से 2 चुनावों में ऐसे उम्मीदवार जीते जिन्हें जनता ने कम वोट दिए थे। हालांकि ऐसा 100 सालों से ज्यादा के समय तक नहीं हुआ था, जिसके बाद साल 2000 के चुनाव में ये पहली बार हुआ। इन सब से ये पता चलता है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए होने वाले कैंपेन में उस रणनीति पर ध्यान दिया जाता है जिससे इलेक्टोरल कॉलेज के 270 वोट्स जीते जा सकें। ऐसे में जिन राज्यों में किसी उम्मीदवार को साफ तौर पर समर्थन मिलने के चांस होते हैं, उससे ज्यादा पार्टी उन राज्यों पर फोकस करती है जो किसी भी तरफ जा सकते हैं। पिछले राष्ट्रपति चुनावों में 2/3 कैंपेन इवेंट्स सिर्फ 6 अमेरिकी राज्यों में ही हुए थे। तो इलेक्टोरल कॉलेज के 538 सदस्य अमेरिका के राष्ट्रपति को चुनने में एक भूमिका निभाते हैं। पिछले कुछ सालों से इलेक्टोरल कॉलेज के इस सिस्टम को बदलने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं, पर इसके समर्थक कहते हैं कि इससे एक बहुत बड़े देश में निर्णायक फैसले पर पहुंचने में मदद मिलती है और सभी को इस प्रणाली के बारे में भी पता है। वैसे इस साल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना महामारी से निपटने के तरीकों के कारण लगातार आलोचना झेलते रहे। अमेरिका के खराब आर्थिक हालात भी इनके लिए चुनौती है। रंग भेद को लेकर भी उन पर सवाल उठे और पूरे देश में प्रदर्शन भी हुए। सुनिए उन्होंने हाल ही में हुई एक रैली में क्या कहा। This is the biggest. This is it. Our country can go in a horrible, horrible direction or in an even greater direction. And before the plague came in from China, that's where we were going. We were going in a direction like we had never seen. The most successful economy in the history of our country. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बाइडेन के बीच पहली डिबेट कल ओहायो राज्य के क्लीवलैंड में होने वाली है। विनीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनीत, वैसे तो राष्ट्रपति चुनाव में कई विवाद हैं जो मुद्दा बन गए हैं, लेकिन ये टैक्स वाला विवाद सबसे नया है। इसका क्या असर पड़ेगा कल के डिबेट पर? देखिए, आधिकारिक तौर पर बात करें तो जिन मुद्दों पर बात होनी है उनमें कोविड-19 उसका अर्थव्यवस्था पर किस तरह से असर पड़ा है, इन मुद्दों का चयन किया गया है। लेकिन ये जो टैक्स का मुद्दा है ये महत्वपूर्ण बताया जा रहा है जिस तरह से इसकी टाइमिंग रही है। 2 पक्ष हैं इसके। पहले का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप से जो डिफेंस होगा उनका, कि ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स हो गए, वॉशिंगटन पोस्ट हो गए, लिबरल मीडिया हो गए, ये तो उन पर हमेशा से अटैक करता रहा, ये फेक न्यूज है। तो ये उनका एक तरह से डिफेंस होगा। जबकि जो बाइडेन है उनकी तरफ से कहा जाएगा कि ये एक इतना अमीर आदमी जो अपने आप को अमीर कहता है वो टैक्स देता भी है या फिर देता, अगर बहुत कम देता या फिर नहीं देता, तो इस तरह के अटैक्स होने की बात है और पर्सनल अटैक्स होने की बात कही जा रही है। और जिस तरह का अटैक करते रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप, उसमें तीखापन होगा। तो शुक्रिया विनीत इस पूरी जानकारी के लिए। और वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कैसे किया जा रहा है कोरोना वायरस की दवा का टेस्ट, और चीन में क्यों लगा जंगली जानवरों के कारोबार पर रोक।
बताएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। कोरोना वायरस की वैक्सीन का पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है, लेकिन इस बीच एक और अच्छी खबर आई है ब्रिटेन से, जहां एक नए तरीके से ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सी दवा कोरोना वायरस से निपटने में ज्यादा कारगर हो सकती है। इस पेट्री डिश में इंसानी कोशिकाएं डाली जा रही हैं। ये नया तरीका कैम्ब्रिज की टीम ने विकसित किया है, जिससे वायरस के लिए दवा ढूंढने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। पहले कोशिका की बाहरी परत को हटाया जाता है, क्योंकि वायरस सबसे पहले उसी पर हमला करता है। इसके बाद इस डिवाइस का इस्तेमाल होता है। अमूमन जब आप कोशिकाओं पर दवा के असर का टेस्ट करते हैं, तब आपको नतीजों के लिए इंतजार करना पड़ता है। पर कोशिकाओं को माइक्रोचिप पर डालने से वायरस जब इन पर हमला करता है, तो टीम उसी वक्त इसे देख सकती है। चिप इस प्रक्रिया को मॉनिटर करती है। जरा ये देखिए, ये स्पाइक हमें बताता है कि कब कोशिकाओं पर वायरस ने हमला किया था। यानी यहाँ स्पाइक का मतलब है कि वायरस कोशिकाओं की रक्षा प्रणाली को भेद कर अंदर पहुंच गया है। कोशिकाओं पर दवा को डालकर वो ये पता लगाते हैं कि कौन सी दवा वायरस को अंदर दाखिल नहीं होने देती। आप वायरस के हमले को माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो जब आप रोशनी की झलक देखते हैं, तो इसका मतलब होता है वायरस कोशिका में जा रहा है। कोशिकाओं के बाहर इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है, तो जब वायरस इसे छूता है तो कोशिका को नुकसान पहुंचता है, और उसे हम इलेक्ट्रिकली और माइक्रोस्कोप के जरिए भी देख पाते हैं। इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे किडनी सेल्स पर फ्लू वायरस हमला करता है, और ये तकनीक कोरोना वायरस के साथ भी अच्छा काम करती है। इस तकनीक से हम कोविड पर दवाइयों का परीक्षण जल्दी कर सकते हैं, उन दवाओं को जो बाजार में मौजूद हैं और उनको भी जो अभी ट्रायल में हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हम इंसानी कोशिका का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें किसी जानवर पर दवा का टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। असल मकसद है वायरस के खिलाफ ऐसी कारगर दवाओं को ढूंढना जो आसानी से मिल जाएं और जिन्हें इंसानों पर इस्तेमाल करना सुरक्षित हो। और कोरोना वायरस संक्रमण के बाद से ये सवाल उठा कि क्या ये वायरस चीन के मीट बाजार से फैला और फिर वहां जानवरों के मांस की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई। पर जिन लोगों की आमदनी का जरिया यही था, उनकी मुश्किलें बढ़ गईं। देखिए बीबीसी संवाददाता रॉबिन ब्रांट की ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में पिंजरों में बंद जानवरों को फिल्माया गया है। सांपों का फार्म ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता। यहाँ कुछ मुर्गियां हैं, कुछ कुत्ते हैं, पर सांप नहीं है। सांपों के अंडों की खाली ट्रे और इस व्यवसाय को चलाने वाली इस औरत का लंबा इंतजार भी अब जवाब दे रहा है। मुझे काफी नुकसान हुआ। मैं अपने बच्चों के लिए मिल्क पाउडर भी नहीं खरीद सकती। मैं सिर्फ उसे दलिया और मीट खिला रही हूँ। चीन के गरीब इलाकों में से एक ग्वांगझू प्रांत को चीन की स्नेक कैपिटल कहा जाता है। यहाँ जंगली जानवरों के व्यापार से लोग अच्छा पैसा कमा लेते हैं, पर कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ थम गया है। इन बिल्डिंगों के पीछे खड़े होकर भी आप जानवरों की गंध से नहीं बच सकते। इन दरवाजों के पीछे कई सांप होते थे, पर अब कई महीनों से वे खाली पड़े हैं। सरकार यहाँ से सारे सांपों को ले जा चुकी है। अब कोरोना वायरस से जुड़े डर और प्रश्नों के बीच ये व्यवसाय रुक सा गया है। ये कुछ ऐसा दिखता था जहाँ सैकड़ों कोबरा मिलते थे। या तो उनको खाने के तौर पर लोग इस्तेमाल करते थे या दवाइयों के लिए, पर अब वहाँ के अनेक स्नेक ब्रीडर सरकारी पैसों से गुजर बसर कर रहे हैं। चीन के नेता तो ये तक नहीं मानेंगे कि कोरोना वायरस चीन से फैला, पर सरकार का देश को संदेश साफ है कि जंगली जानवर खाने के लिए नहीं हैं। जंगली जानवरों के व्यापार पर पाबंदी लग चुकी है। कई जगहों पर जानवरों की बिक्री और उनके लाने ले जाने को गैर कानूनी बना दिया गया है, पर ऐसा हर जगह नहीं हुआ है। एक स्ट्रीट मार्केट में हमें चिकन, पपीज, कछुए के खोल और हमें बताई गई ये भेड़िए की खाल मिली। चीन की सरकार पर इस व्यापार को बंद करने के लिए काफी दबाव है। अगर किसी ने इन पाबंदियों को तोड़ा तो चीन की सरकार उसे कड़ी सजा देगी, पर नए कानूनों को अभी तक पारित नहीं किया गया है, जिससे ये पाबंदियां स्थायी नहीं हैं। आमदनी के लिए जानवरों पर निर्भर रहने वालों की मुआवजे के लिए लड़ाई जारी है, लेकिन वहीं जंगली जानवरों की खरीद फरोख्त पर पाबंदी का दबाव भी बढ़ रहा है। हालांकि कोरोना वायरस मीट बाजार से आया या कहीं और से, इस पर जांच अभी भी चल रही है। और एक ब्रेक के बाद महज 10 साल की बच्ची ने कैसे जीता कैंसर मरीजों का दिल।
देखेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। देवना सिर्फ 10 साल की हैं। छोटी सी उम्र में ही वो कई वेब सीरीज में काम कर शोहरत कमा चुकी हैं, पर उन्होंने अब जो किया उससे कईयों के दिलों में भी जगह बना ली है। पर उन्होंने ऐसा किया क्या? देखिए हमारे सहयोगी धर्मेश अमीन की रिपोर्ट। मेरा नाम देवना जनार्दन है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैंने अपने सिर के सभी बाल कटाकर कैंसर के मरीजों को दान कर दिए। ऊपर वाले और दुनिया ने हमें बहुत कुछ दिया है। और अब जब हमें इस कर्ज को चुकाने का मौका मिला है तो हमें इसका दोगुना वापस देना चाहिए। ये है सूरत की देवना। 10 साल की देवना ने माया नगरी, सिटी ऑफ ड्रीम्स और मोह जैसी वेब सीरीज में बतौर बाल कलाकार काम किया है। ग्लैमर की दुनिया से जुड़ी देवना को पता है कि उनके करियर के लिहाज से बाल कितने अहम हैं। इसके बावजूद उन्होंने अपने बाल कैंसर मरीजों के लिए दान कर दिए। मैं 10 साल की हूँ और मैंने कभी हेयर कट नहीं लिया है। मैंने बॉल्ड ब्यूटी वर्ल्ड का पेज इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देखकर लगा कि ये बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। मैंने सोचा कि मुझे भी अपने बाल कैंसर के मरीजों के लिए दान कर देने चाहिए। मैंने जिंदगी में पहली बार अपने बाल कटवाए और ऐसा करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे दान किए हुए बाल से 2 कैंसर मरीजों की मदद हुई और वो भी खुश हुए। ये जानवी हैं, जो एक कॉलेज स्टूडेंट हैं। देवना की तरह उन्होंने भी अपने लंबे बाल कटवाकर कैंसर के मरीजों के लिए दान कर दिए। जब मेरे माता पिता ने मुझे बाल कटाने की इजाज़त दे दी तो उसके बाद मुझे बच्चों के एक एक्टिंग स्कूल से एक नाटक में काम करने का ऑफर आया, पर क्योंकि मैं अपने बाल कटाने वाली थी इसलिए मैंने उस रोल के लिए मना कर दिया और मुझे इसका कतई दुख नहीं हुआ। मुझे खुशी थी कि मैं कैंसर पीड़ितों के लिए अपने बाल दान करने वाली हूँ। आपको भी अपने बाल कैंसर के मरीजों को दान करने चाहिए ताकि इससे उनके चेहरे पर मुस्कान आए और उनके माता पिता को भी अच्छा लगेगा और खुशी होने की वजह से वो लोग जल्दी बेहतर हो जाएंगे। और भगत सिंह को भारत में ही नहीं पाकिस्तान में भी लोग याद करते हैं। भगत सिंह को हम एक ऐसा शख्स मानते हैं जिसने एक खामोशी को तोड़ा। उनकी 113वीं जयंती पर पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट में कई वकीलों के साथ साथ आम लोगों ने भी श्रद्धांजलि दी। वहां आए कई लोगों ने इस मौके पर कहा कि भारत पाकिस्तान को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और आप मुझे ट्वीट भी कर सकते हैं @BBC सारिका पर। BBC दुनिया में फिलहाल इतना ही।